म्यूजिक फाइल्स। इंसान की पहली पहचान उसकी शक्ल सूरत से होती है। आवाज और अंदाज से भी लोग पहचान लिए जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। एक लड़की का ब्रूटल मर्डर किया गया। हत्यारा सबके सामने था, फिर भी उसे कोई पहचान नहीं पाया। आज आप देखेंगे कागज पर लिखे अक्षरों से कैसे एक इंसान की दिमागी हालत को पढ़ लिया गया और किस तरह हाथों की लिखावट ने हत्यारे का पता बता दिया। कहते हैं सच सिर्फ वो नहीं होता जो दिखता है। इस केस में यही साबित होने वाला था। ओपन और शर दिखने वाला ये केस बेहद पेचीदा होने जा रहा था। हेलो। हेलो, मैं नहीं मिल सकती, बिजी हूँ। तुम्हारे बहानों से ना मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। फाइन, कल हम वहीं मिलेंगे जहाँ मिला करते थे। कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। न किसी को भनक लगी, न कोई हत्या का गवाह था और न ही किसी को हत्यारे का पता चला। उस लड़की को गोली मारी गई थी, फिर उसकी बॉडी को जलाया गया। दुश्मन कोई ऐसा था जो उस लड़की का नामो निशान मिटा देना चाहता था। ये तो पक्का है कि ये है कहीं आसपास की। सर, इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। क्या क्या मिला यहाँ से? पुलिस की जांच शुरू ही हुई थी कि अगले ही रोज इलाके का एक परिवार थाने पहुंचा। वो अपनी लापता बेटी की तलाश में था। हमारी बेटी लापता हो गई है। कई जगह पर उसे खोजा, पर उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा। कब से लापता है? आज 2 दिन हो गए सर। मलिक। जी सर। वो नदी के पास वाला जो लड़की का केस था ना, जी सर। उसकी फाइल और उसका सारा सामान लेके मेरे साथ चलो। पुलिस थाने पहुंचे माता पिता को लेकर उसी जगह पहुंची जहां एक लड़की की हत्या की गई थी। उसे जलाया गया था। लड़की की जली हुई बॉडी से उसे पहचान पाना मुश्किल था। आप हमसे क्या पहचान करवाना चाहते हैं? आप हमें ये लाए क्यों हैं? देखिए, आपकी बेटी लापता है। आपने कंप्लेंट भी की थी और कल हमें इसी जगह पर एक लड़की की बॉडी भी मिली जिसका मर्डर हुआ है। तो बस यही दिखाना था आपको। इसी जगह से हमें एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी भी मिली। बस वही दिखाने हैं आपको, ताकि आप उनकी पहचान कर सकें या बता सकें कहीं वो आपकी बेटी की तो नहीं। हाँ, ये तो मेरी बच्ची की अंगूठी है और ये ब्रेसलेट भी मेरी बच्ची का ही है। ये अंगूठी और ये ब्रेसलेट हमारी बेटी का है। हमारी बेटी। सीन ऑफ क्राइम से मिले जले हुए कपड़ों
अंगूठी और कंगन से जिस लड़की की हत्या हुई उसकी शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। इस केस में लड़की की कॉल डिटेल की जांच शुरू की गई। हत्या से पहले उसने किससे बात की थी, किसके संपर्क में थी, इन सारे पहलुओं की जांच की जाने लगी। ऐसे केसेस में कॉल डिटेल बेहद इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन क्या इस केस में कॉल डिटेल से कुछ मिल पाया? सर ये देखिए, ये विक्की का ही नंबर है। लगातार कई दिनों से बात हो रही थी। पहले हुई 22 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड और उसके बाद 5 मिनट। इस नंबर पे तो काफ़ी बात हुई है इस लड़की की। और सर उस दिन लगातार बार बार फोन आ रहे थे। विक्की पर शक और पुख्ता हो गया जब पुलिस छानबीन के लिए लड़की के घर पहुंची। पुलिस को लड़की के कमरे से एक चिट्ठी मिली। सर देखिए सर, दिनों मिला हुआ। इसमें तो किसी लड़के का जिक्र है। जी सर। वो लड़का उस लड़की को बार बार परेशान करता था। तो फिर हो सकता है सर कि उस लड़के ने इस लड़की को मारा। कॉल डिटेल्स में जिस लड़के का नंबर आया है, हो सकता है उस लड़के ने ही लड़की को मारा। लड़की की चिट्ठी और उसके आखिरी फोन कॉल से यही जाहिर हो रहा था कि हत्या का कनेक्शन विक्की से है। करीब 27-28 साल का विक्की इलाके में ही रहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तूने क्या किया और क्या नहीं किया ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो सही जगह पे है। मलिक, इसका हिसाब किताब ठीक से करना। जिस लड़की की हत्या हुई, विक्की उसका सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। कॉल डिटेल और चिट्ठी दोनों विक्की की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन क्या ये सबूत विक्की को दोषी साबित करने के लिए काफी थे? जांचकर्ताओं ने विक्की के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जांच में ये बात सामने आई कि विक्की और लड़की के बीच प्रेम संबंध था। लड़की की हत्या से पहले विक्की ने ही उसे आखिरी कॉल किया था। और बड़ी बात यह है कि हत्या के वक्त लड़की और विक्की के फोन का लोकेशन भी कुछ देर के लिए एक ही इलाके में था। ये देखिए सर, जिस वक्त लड़की इस लोकेशन में थी उसी वक्त वो लड़का भी उसी लोकेशन में था, और वो भी कुछ देर के। और सर थोड़ी देर बाद ही लड़की और लड़के की लोकेशन दोनों अलग अलग है। अगर लड़के ने लड़की की हत्या की थी तो फिर लड़की का फ़ोन लेकर कौन चल रहा था? कौन था वो? और फिर हत्या करने के बाद कहाँ चला गया? हमें कुछ और जानकारी हासिल करनी होगी। हमें फिर से सीन ऑफ क्राइम पर चलना होगा। जरा देखो और क्या पता चलता है। जांचकर्ताओं ने क्राइम सीन को भी जांचना परखना शुरू किया। जिस जगह लड़की का शव मिला था वहां कुछ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट दिखाई दिए। तमाम प्रिंट्स को लैब टेस्ट के लिए लाया गया। जिस लड़के पर हत्या का शक था उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि हत्या उसने की है। यानी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी था और इस जांच की अगली कड़ी में अब बारी थी फोरेंसिक विक्टिमोलॉजी की। फॉरेंसिक विक्टिमोलॉजी में पीड़ित से पूछताछ के आधार पर आरोपी के बारे में तथ्यों को जुटाया जाता है। उन जानकारियों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आखिर इस गुनाह को कैसे किया गया। जांचकर्ता अब यही करने जा रहे हैं। देखिए, हम समझ सकते हैं कि बेटे को खोने के बाद आप पर क्या बीत रही होगी। हम गुनहगार को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप हमारी मदद कीजिए। हमारे कुछ डाउट्स और क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। जी हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बात बताइए, आपकी बेटी कब से परेशान थी? जी वो कुछ बताया उसने? जी नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। हमें तो उसकी चिट्ठी से पता चला जो आपके पास है। उसमें लिखा भी है कि वो परेशान है। आपकी बेटी जब गायब हुई थी आपको तब भी किसी पर शक नहीं हुआ? जी मैं किस पर शक करता? आप विक्की को जानते हैं? जी नहीं। लेकिन विक्की कह रहा है कि वो आपको जानता है। मतलब वो जो कहे उस पर आपको यकीन है और मेरी बातों पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? वो विक्की मेरी बेटी का हत्यारा है। बेटी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा भी है, उस पर तो आपको यकीन नहीं। आपको विक्की लड़का कैसा लगता था? मैं जब उसे जानता ही नहीं था तो मैं कैसे कह दूं कि वो कैसा लगता था? आपके अपनी बेटी के साथ कैसे ताल्लुकात थे? मेरे ताल्लुकात बेटी के साथ बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। दोबारा जरूरत होगी तो आपको बुला लें। फोरेंसिक विक्टिमोलॉजी में जांचकर्ताओं ने लड़की के पिता से कई तरह के सवाल किए।
इस पूछताछ में उन्हें जो जानकारी मिली वो नए सवाल खड़े कर रही थी। सर, आपको नहीं लगता उनके बिहेवियर से कि वो झूठ बोल रहे थे? वो तो साफ दिख रहा है। अब चिट्ठी ये राज खोलेगी। सर, मुझे लगता है हम सच के बहुत नजदीक होते जा रहे हैं। एकदम सही कहा। फॉरेंसिक विक्टिमोलॉजी के नतीजे आने के बाद जांच का रुख पूरी तरह से मुड़ गया। अब परिवार भी शक के दायरे में था। जांचकर्ता एक बार फिर पीड़िता के घर जाने का फैसला कर रहे थे। जांचकर्ता लड़की के कमरे और अलमारी में रखी उसकी सारी डायरी, कॉपी और पेन लैब में ले आए। यहां से अब एक खास तरह की छानबीन शुरू होने वाली थी। ये चिट्ठी जी सर, लड़की के कमरे से मिली और इसके बारे में बताया गया है कि इसे लड़की ने ही लिखा है। यस सर, और लड़की ने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि उसे विक्की नाम के लड़के से काफी परेशानी थी। मतलब ये कि हमें पहले चेक करना होगा कि इस चिट्ठी की राइटिंग और लड़की की हैंडराइटिंग सेम है कि नहीं, तभी हम जांच में आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ये अपीयरेंस ऑफ लेटर में कुछ मिला? यस सर। सर, लेटर में हैंडराइटिंग को सेम बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो वेरिएशंस हमें मिले हैं उससे हैंडराइटिंग सेम तो बिल्कुल नहीं है। लड़की की हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश की गई। लड़की के कमरे से मिली चिट्ठी की फॉरेंसिक जांच से एक बात साफ हो चुकी थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि लड़की की डायरी और कॉपी की हैंडराइटिंग चिट्ठी से मैच नहीं कर रही है, यानी चिट्ठी लड़की ने नहीं लिखी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो चिट्ठी लिखी किसने? ये पता करने के लिए जांचकर्ता लड़की के घर से जब्त किए सारे पेन लैब में लाए। वे अब इंक एग्जामिनेशन करने जा रहे थे। इसमें जांचकर्ता हर पेन के इंक का कलर वेरिएशन देखते हैं। सर, ये देखिए, लड़की के पास से जितने भी पेन बरामद हुए हैं उसमें से किसी की भी इंक मैच नहीं कर रही है। दोनों में कलर वेरिएशन आ रहा है। हमने केमिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें भी कोई मैचिंग नहीं है। ये लड़की के पिता का पेन है, इसकी इंक की जांच करो। सर, ये देखिए, ये इंक मैच कर रही है। ये इसके पिता के वहां से मिली थी। इसका मतलब कि पिता के पेन से ही ये नोट लिखा गया है। जी सर। फॉरेंसिक जांच से एक बात साफ हो गई कि लड़की की हैंडराइटिंग की नकल की गई और ये नकल लड़की के पिता के पेन से की गई। लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता था कि ये नोट लड़की के पिता ने लिखा। इसे समझने के लिए अब जांचकर्ताओं ने पेपर की एनालिसिस करने का फैसला किया। जिस पन्ने पर चिट्ठी लिखी मिली थी, कागज का वो पन्ना कहां से आया, ये पता करने के लिए जांचकर्ताओं ने कागज पर लिखी लड़की की चिट्ठी का पेपर एनालिसिस शुरू किया। सर, मुझे लगता है कि इस पेपर का जीएसएम और फाइबर की एनालिसिस करनी चाहिए। बिल्कुल सर। इस पेपर से लड़की के घर मिले हर पेपर और डायरी से जांच करो, ठीक है? उसका जीएसएम के साथ साथ मेक और फाइबर का भी एनालाइज करो। लड़की ने जिस पेपर पर नोट लिखा था, जांचकर्ताओं को उसके हर पैरामीटर मिल चुके थे। अब इसे घर से मिली हर डायरी, हर कॉपी के पेपर से मैच करवाया जाना था। इसके लिए सर्जिकल लाइट और स्टैंड मैग्नीफायर से मैचिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। इस डायरी के पेज के फाइबर इस पेज के फाइबर से मैच कर रहे हैं। एक सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि इस डायरी के जैसी बाजार में ना जाने कितनी डायरियां होंगी। हो सकता है विक्टिम ने किसी और डायरी का पेज लिया हो। और जो इस पेज का डायमेंशन है, एग्जैक्टली इस नोट का भी वही डायमेंशन है। मतलब ये कि पिता की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। फॉरेंसिक जांच से तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। जो नोट सामने आया था उसका पेपर और पेन दोनों ही लड़की के पिता के थे। अब सीधा शक लड़की के पिता पर जा रहा था। तस्वीर और साफ करने के लिए जांचकर्ताओं ने हैंडराइटिंग एनालिसिस करने का फैसला किया। चिट्ठी की लिखावट लड़की के पिता की है या नहीं, ये पता करने के लिए जांचकर्ताओं ने पिता की हैंडराइटिंग और चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाने की प्रक्रिया शुरू की। ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि पेन का पेपर पर कितना प्रेशर रहा होगा। पेन का मूवमेंट कलाई से हो रहा है
या उंगलियों से, और पिता और बेटी के राइटिंग पैरामीटर क्या थे, इन सारी चीजों का मिलान किया जाना बाकी था। हैंडराइटिंग को सेम बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो वेरिएशंस हमें मिले हैं उससे हैंडराइटिंग सेम तो बिल्कुल नहीं है। सर मैं आपको समझाती हूँ। ये लड़की का लेटर है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखिए सर, काफ़ी इरेगुलर पैटर्न है। जैसे कि अगर हम टंग को ही देख लें तो जो त वर्ड लिखा है, इसके काफ़ी कर्व जो है बहुत इरेगुलर है और काफ़ी स्ट्रोक्स हैं उसके बीच में। जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते। और अगर आप ग को देखें, यहाँ पे प्रेशर रिलीज किया गया है अननेसेसरीली। ऐसा हम कभी नहीं लिखते हैं नॉर्मल लाइफ में। ये देखिए सर, यहाँ पे इंक रिलीज हुई है, ऊ के स्टार्टिंग में भी और ऊ के एंड में भी। यहाँ पे इरेगुलर है, यहाँ पे कर्व अननेसेसरी बना है जो नॉर्मली नहीं बनता है। अगर आप और वर्ड्स को देखें सर, अगर मैं इसको जूम कर दूँ, त पे देखिए आप, देख रहे हैं सर, यहाँ पे फिर से इंक रिलीज हुई है। अगर आप ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो सीधा फ्लो रहेगा, वो एक कांस्टेंट फ्लो रहेगा, इतना इरेगुलर फ्लो कभी भी नहीं रहेगा। ये देखिए सर, ये कुछ सैम्पल्स हैं जो हमने उसकी डायरी से कलेक्ट किए हैं, जिसमें कि हैंडराइटिंग सेम मैच हो रही है। इसमें आप पैटर्न्स देखिए, कर्व्स देखिए जो कि सेम हैं, और हमने बाकी सैम्पल्स भी जो उनके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके हैंडराइटिंग के, वो भी सारे मैच हो रहे हैं लड़की के पिता से। पेन के इंक, पेपर और हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक जांच में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि जिस चिट्ठी को लड़की का लिखा बताया जा रहा था, वो चिट्ठी दरअसल लड़की के पिता ने लिखी थी। इस जांच के आधार पर अब लड़की की हत्या के केस में उसके पिता ही फंस चुके थे। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो ये पता चला कि जिस जगह लड़की की हत्या हुई, वहां मिले फुटप्रिंट लड़की के पिता और उसके भाई से मैच कर रहे हैं। सर ये देखिए, लोकेशन ये बताता है कि घटना के वक्त लड़की और उसका बॉयफ्रेंड जरूर मिले थे, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है सर। घटना के वक्त लड़का एक दूसरे लोकेशन पे था और उसका मोबाइल फोन भी ऑन था। और लोकेशन ये भी बताता है सर कि लड़की के बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उस लोकेशन पर उसका भाई और पिता भी आए थे, और तब से लड़की का फोन बंद है। पूछताछ के लिए पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। लंबे इंटेरोगेशन के बाद पता चला कि बेटी की हत्या का पूरा प्लान उसके पिता ने ही तैयार किया था। तो आपने खुद अपनी बेटी की हत्या की है? नहीं, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। अच्छा, मतलब बाप बेटे दोनों ने? हाँ, लेकिन क्यों? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। पिता अब भी गुस्से और नफरत से भरा था। पूछताछ में पता चला कि उसकी बेटी का एक युवक से प्रेम संबंध था। इस बात से परिवार के दूसरे लोग भी नाराज थे। वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, मैं तुम्हें एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ। समझती है ये लड़की? समझा के थक गए हैं हम तुझे। तुम मत समझाओ। सुनो तुम। ये नाराजगी दिनों दिन बढ़ती गई। उन्हें बेटी से ज्यादा समाज में अपनी झूठी शान और इज्जत की फिक्र थी, और इस खातिर उन्होंने बेटी को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। साजिश पिता ने रची और उसमें भाई भी शामिल था। झूठी शान के नाम पर हत्याएं सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि ऐसे मामलों की जांच सही तरीके से की जाए और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।